तो बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर क्लास 11th में हो, डाल्टन का परमाणु मॉडल, जिसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री को समझने के लिए। अगर आप केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हो और डाल्टन का परमाणु मॉडल नहीं जानते तो फिर आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे हैं। सिर्फ आप उसको रट के पास हो रहे हैं, आप उसे सीख नहीं पा रहे हैं। देखो डाल्टन का परमाणु मॉडल जो होता है ना, ये केमिस्ट्री की एक तरीके से कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की नींव है भाई। यहीं से ही बहुत सारी खोजें स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाल्टन सर के ऊपर। इनका जो पूरा नाम था, इनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, और इनके नाम के पहले सर भी लगाया जाता है। इनको बोला जाता है सर जॉन डाल्टन, क्योंकि ये एक अध्यापक रहे थे, सर जॉन डाल्टन। अब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने सन 1808 में कुछ बातें आपको याद रखनी है। सन 1808 में एक नियम दिया। नियम दिया, किस चीज का नियम दिया? इन्होंने नियम दिया द्रव्य की रचना का। रचना का, द्रव्य यानी के पदार्थ, यानी के पदार्थ की रचना। इन्होंने पदार्थ की रचना पर एक नियम दिया, जिस नियम का इन्होंने नाम रख दिया डाल्टन का परमाणु मॉडल, या जो कहलाया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। पदार्थ के बारे में आप सब जानते होंगे। पदार्थ के बारे में छोटी सी बात होती है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जो स्थान घेर है, जिसमें भार हो, जिसे छूकर महसूस किया जा सके, वो पदार्थ कहलाता है। लाइक ये पेन मेरे पास है, अगर मैं इसको अपने हाथ पे रखूं, ये स्थान घेरता है और इसमें कुछ ना कुछ भार भी है, और मैं इसे छूकर महसूस भी कर सकता हूं। और मैं अगर इसे छूकर महसूस कर सकता हूं, इसका मतलब ये क्या है बेटा? पदार्थ है। इसी तरीके से दुनिया की हर चीज पदार्थ होती है। मैं भी पदार्थ हूं, आप भी पदार्थ है, ये व्हाइट बोर्ड भी पदार्थ है, और जो भी चीज आप अपनी आंखों से देख पाते हैं वो सब किसी न किसी पदार्थ से ही बने हुए हैं। हर कोई एक ना एक तरीके का पदार्थ है। तो बेटा डाल्टन का परमाणु मॉडल का अध्ययन करना है, इसके बारे में मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। सर जॉन डाल्टन ने यह नियम दिया था, सन 1808 में यह नियम दिया था, और इनका नियम था किस बेस पर? द्रव्य की रचना पर। ठीक है ना। और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपके जिगरी सर की क्लास में। तो बेटा बस कॉपी पेन पकड़कर बैठ जाइए, जिगरी सर आपको सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से आपको सिखाते हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल होता क्या है। पता है यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। लेकिन मैं आज कुछ अलग करने वाला हूं। मैं आपको डाल्टन का परमाणु मॉडल उस तरीके से सिखाने वाला हूं ना, जिस तरीके से हम अपने रियल लाइफ में रहते हैं। हम इसको आसपास फील करेंगे, फिर हम इसको सीखेंगे। ठीक है। रटेंगे या पढ़ेंगे नहीं, बाकी उसे कुछ अलग रहने वाला है। ठीक है ना। तो जल्दी से बेटा कॉपी और पेन पकड़ के बैठिए और सीखते हैं। इतनी बातें स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, और इसको आप सबसे पहले हेडिंग बनाकर अगर नोट्स बना रहे हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल, उसमें सबसे पहले आप इतनी बात लिखेंगे, सर जॉन डाल्टन ने सन 1808 में द्रव्य की रचना पर एक नियम दिया, जिसे डाल्टन का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात लिख देना। ठीक है बेटा। तो हमें स्टार्ट करते हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल सीखना। देखो सबसे पहले हर पॉइंट पे चर्चा करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले लिखेंगे इस नियम अनुसार। इस नियम अनुसार। अब यहां से अपना नियम स्टार्ट होगा, जिसको हम पॉइंट्स में लेकर चलेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो सर जॉन डाल्टन ने उस समय पर बताए थे। देखो पता है, अगर इस नियम को सीखना है, अगर इस नियम को सीखना है तो अभी थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि आपको केमिस्ट्री में क्या आता है। मैं जानता हूं आपको आज के समय में पता होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और भी कई सारी चीजें आपको पता होंगी। किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, कई सारे प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के कई सारे मॉडल भी आपने सुन रखे होंगे। सब भूल जाइए। अगर आपको जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल समझना है और सीखना है अच्छे से, तो सब भूल जाइए जो आपको आता है। आपको क्या करना है, बस सिंपल सा ये मान के चलिए कि हम भी सन 1808 में जी रहे हैं, जहां पर बहुत ही कम खोजें हो पाई हैं। अभी चीजों के बारे में डिटेल में जाना नहीं गया है। तो हम एंट्री ले लेते हैं। कहां पर एंट्री ले रहे हैं हमने एंट्री ले ली है सन 1808 में। अब अभी हम सन 1808 में पहुंच चुके हैं टाइम ट्रेवल कर, और जिगरी सर आपके साथ में गए हैं, और हम सब सन 1808 में पहुंचकर हम अध्ययन करने वाले हैं डाल्टन के परमाणु मॉडल का।
ठीक है ना। फिर हम बाद में बात करेंगे कि आज के समय में इस मॉडल का क्या रोल रहता है। तो भैया सबसे पहले इन्होंने पहला बात यह बताई कि कोई भी द्रव्य एक अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे एटम या हिंदी में कहते हैं उसको परमाणु कहते हैं। बेटा याद रखना मेरी बात को, अभी हम कहां पर मौजूद हैं? हम सन 1808 में मौजूद हैं। हम बहुत पीछे चले गए हैं, लगभग 200 प्लस साल पीछे जा चुके हैं इस नियम को सीखने के लिए। देखो बेटा, इन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया, ये बोले कि भैया दुनिया का हर पदार्थ जो है वो अविभाज्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन कणों को क्या कहते हैं? जिन कणों को एटम कहते हैं। अब यहां पे एक बात आती है एटम की। सबसे पहले मैं नियम पे बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा एटम क्या होता है। इधर की ओर देखें, एटम याद रखना ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। ग्रीक भाषा का वर्ड है, ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। अब इस वर्ड को दो वर्डों से बनाया गया है, ए और टॉम। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है ग्रीक भाषा में जो टॉम होता है उसे अपनी लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है डिवाइजेबल। अब हम बात करें नॉट डिवाइजेबल, अगर हम इसको हिंदी में लेकर आए तो इसका मतलब क्या बनता है? जिसे काटा ना जा सके, जिसे काटा ना जा सके, या आप बोल सकते हैं जिसे तोड़ा ना जा सके। तोड़ना और काटना बात एक ही होती है, जिसे तोड़ा ना जा सके, ना जा सके। तो भैया देखो क्या बोला है, जिसे काटा ना जा सके और जिसे तोड़ा ना जा सके, ये होता है एटम। एटम का मतलब क्या है? सपोज करिए ये मेरे पास एक मार्कर है, मैंने इसे काटना स्टार्ट करा, पहले इसके दो टुकड़े कर लूंगा, जो छोटे टुकड़े मिले उस टुकड़े को उठाया, उसके भी दो टुकड़े कर लिए, फिर और छोटे टुकड़े मिले उस टुकड़े को उठाया, उसके भी दो टुकड़े कर लिए, फिर जो दो टुकड़े छोटे मिले उसको भी उठाया, उसके भी दो टुकड़े कर लिए, उससे छोटे जो टुकड़े मिले उसको भी उठाया, उसके भी दो टुकड़े कर लिए, उससे छोटा जो मिला उसे भी उठाया, उसके भी दो टुकड़े कर लिए। भैया करता गया मैं उसके कई सारे टुकड़े करता गया, लास्ट में जाके मैं एक ऐसी कंडीशन पर पहुंच गया कि एक ऐसा टुकड़ा यानी कि मिला मुझे जिसको मैं और ज्यादा तोड़ नहीं पा रहा था, और जिसे मैं और ज्यादा तोड़ नहीं पाऊंगा उसी को डाल्टन ने बोला परमाणु। समझ में आया? मतलब इन्होंने अपने पहले पॉइंट में क्या बताया, अगर हम आपको मोटे मोटे शब्दों में बताने की कोशिश करें तो इन्होंने ये बोला कि सपोज करिए ये कोई पदार्थ है। अब ये पदार्थ जरूरी नहीं है, कोई सा भी पदार्थ हो सकता है, कोई सा भी पदार्थ। उन्होंने बोला इसको तोड़ते जाओ, पहले ऐसे करके तोड़ो, फिर ये जो टुकड़ा मिला है इस टुकड़े को उठाओ, इसको भी तोड़ दो, फिर ये जो टुकड़ा मिला है इसको भी उठाओ, इसको भी तोड़ दो, फिर ये टुकड़ा मिला है इसको भी तोड़ दो, फिर ये टुकड़ा मिला है इसको भी तोड़ दो, फिर ये टुकड़ा मिला है इसको भी तोड़ दो, फिर ये टुकड़ा मिला है इसको भी तोड़ दो, फिर ये टुकड़ा मिला है इसको भी तोड़ दो, फिर ये टुकड़ा मिला है इसको भी तोड़ दो, फिर ये टुकड़ा मिला है इसको भी तोड़ दो, फिर ये टुकड़ा मिला है, ये टुकड़ा मिला है, ये टुकड़ा मिला है, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। अब जो इसका लास्ट कण मिलेगा, लास्ट टुकड़ा यानी कि लास्ट कण जो मिलेगा उस कण को ही कहा जाएगा क्या? एटम कहा जाएगा। इट मींस अगर मैं आपसे बात करूं तो इन्होंने बोला ये कोई भी पदार्थ जो दुनिया का होता है वो कैसे कैसे, वो छोटे छोटे इस तरीके से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण होते हैं गोलाकार। ये भी इन्होंने बताया था, छोटे छोटे गोल कणों से मिलकर बना होता है ये इस तरीके से। अब ये मत सोचिएगा, सोच रहे हो आप कि सर ने तो ये भैया ये ठोस चीज बना दी। अरे मैं वो भी क्लियर कर देता हूं, अगर आपको ये लग रहा है कि हम इस ठोस से समझ रहे हैं तो इसको भी
क्लियर कर देते हैं। सपोज कर लीजिए अवस्था होती है ये ठोस, मैंने ले ली द्रव अवस्था, मैंने बोला ये है द्रव, ये है द्रव। तो क्या आप समझ रहे हैं क्या द्रव में आप क्या समझ रहे हैं कि द्रव में क्या पार्टिकल्स नहीं होंगे? ये भी छोटे 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 कणों से मिलकर बना होगा, बस वो कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको देख नहीं पाते हैं। और द्रव में कण थोड़े दूर दूर होते हैं, ठोस में कण बिल्कुल नजदीक होते हैं। इस तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं गैस की, तो सपोज करो ये यहां पे गैस भरी हुई है, तो आपको क्या लग रहा है कि गैस में क्या कण नहीं होंगे? ये गैस में भी ये कौन मौजूद है? एटम ही मौजूद है। मतलब गैस भी द्रव हो चाहे ठोस हो, यानी कि पदार्थ की कोई सी भी अवस्था हो, ले देकर वो अवस्था जो बनी है वो परमाणुओं से मिलकर बनी है, ऐसा हमने अभी सन 1808 में रहकर जान लिया। हम बाकी कुछ नहीं जानते, हमने ये जान लिया, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। सब कुछ लिखते जाना, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे लिखते जाना। भैया अभी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, तो हमें तुम्हें ऐसे ही समझाना पड़ेगा और चीजों को थोड़ा थोड़ा मिटाना पड़ेगा, लेकिन आप सब लिखते जाना, समझते जाना अच्छे से। अब हम आते हैं बेटा दूसरे पॉइंट की ओर कि इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बताया। इन्होंने बोला कि परमाणु जो होता है, परमाणु ही पदार्थ या फिर आप द्रव्य कह लो का मूल कण है, मूल कण है। इसे अधिक छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। इन्होंने दूसरी बात क्या बताई सर जॉन डाल्टन ने? इन्होंने हमसे बोला कि भैया जो परमाणु होता है ना, ये ही पदार्थ का मूल कण है। मूल कण का मतलब समझ रहे हो आप? मूल कण का मतलब होता है, मतलब ये ही वो चीज है जिससे पदार्थ बना है, इसके अलावा किसी और से पदार्थ नहीं बना है। इन्होंने ऐसा बोला और बोला इसे अधिक छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता। देखो मूल कण वही कहलाते हैं जो कि किसी भी प्रकार की वस्तु के सबसे छोटे कण हो जिससे उसका निर्माण हुआ और वो कण किसी और से ना बने हो। मतलब उन कणों में ये क्षमता है कि वो किसी और से नहीं बने हैं, लेकिन उन्होंने अपने जैसे कणों से मिलकर दूसरी चीजों का निर्माण करा है, वो मूल कण कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बता दिया, और ये तो अभी आपको ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया था। यही तो इन्होंने बोला कि परमाणु ही पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे और अधिक छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता है। अब हम आते हैं इस नियम के तीसरे पॉइंट के ऊपर। इन्होंने बोला परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि परमाणु जो होता है उसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब ना तो उसे हम अपने पास से किसी और से मिलाकर बना सकते हैं, और ना ही हम परमाणु को नष्ट कर सकते हैं। जैसे हमें किसी पदार्थ का परमाणु मिल गया, हम सोचे कि लाओ इसे तोड़ के कुचल के नष्ट कर दें, या इसे जला के भस्म कर दें, या इसे कहीं दबा के भस्म कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। परमाणु जो है ना, सर जॉन डाल्टन ने बोला कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये इनकी तीसरी बात हो गई। इसके बाद इन्होंने चौथी बात क्या बताई? चौथी बात इन्होंने बोला कि जो परमाणु होते हैं ना, जो परमाणु होते हैं ये रासायनिक परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परंतु उसमें विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। इन्होंने क्या बोला कि परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परंतु उसमें विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। इस चीज को समझते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं,
ठीक है ना, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। इन्होंने क्या बोला, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु उसमें विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। चलो समझते हैं। देखो क्या बोला कि भाई सपोज करो मेरे पास जैसे कि कई सारे परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन है, Cl है, Na है, K है, ठीक है, इस तरीके के परमाणु है। मैंने क्या करा, इनके अणु ले लिए, भाई मैंने HCl ले लिया, मैंने NaOH ले लिया, मैंने KCl ले लिया। मैंने क्या करा, इन तीनों को एक बर्तन में मिला दिया, इन तीनों को इस बर्तन में मिला दिया और मिलने के बाद इसमें क्रिया होना शुरू हो गई, फायर वगैरह लगा दी, टेम्परेचर दिया, क्रिया होना शुरू हो गई। तो ये जो है ना, ये अभी अणु की फॉर्म में है, ये अभी किसकी फॉर्म में है, अणु की फॉर्म में। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कभी भी अणु आपस में क्रिया नहीं करते, अणु आपस में क्रिया कर ही नहीं सकते। अणु क्या करेंगे, पहले जो HCl है ये टूटेगा, H और Cl, इसके दोनों परमाणु अलग हो जाएंगे, Na टूटेगा, NaO और H, और K टूटेगा, K और Cl। इस तरीके से देखो सारे परमाणु अलग हो जाएंगे, फिर ये परमाणु ही एक दूसरे परमाणु से जुड़ के क्रिया करेंगे और कुछ नया पदार्थ बना देंगे। लेकिन इस घटना के दौरान कोई भी परमाणु नष्ट नहीं होगा और ना ही परमाणु टूटेगा। अणु से परमाणु तो टूट गए लेकिन परमाणु नहीं टूटेगा। क्लियर, ये वाला पॉइंट हो गया। इसका चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया एक ही प्रकार के परमाणु के सभी गुण समान होते हैं। सभी गुण समान होते हैं मतलब गुण कौन कौन से, जैसे कि रंग, आकृति, आकार, डॉट 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 एक्सेट्रा, ठीक है ना, आदि। मतलब इट मींस एक ही प्रकार के परमाणु के सभी जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। गुण जैसे कि रंग, आकृति, आकार। जैसे कि मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन परमाणु की, मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं, मैंने ले लिया दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, मैंने ले लिया तीसरा हाइड्रोजन परमाणु, तो ये तीनों ही हाइड्रोजन परमाणु है ना, इसलिए इन तीनों के गुण कैसे होंगे, समान होंगे। इनका आकार एक होगा, इनका रंग एक होगा, इनका साइज एक होगा, इनकी आकृति भी एक ही होगी। इस तरीके से मैंने ले लिया सोडियम परमाणु, दो सोडियम परमाणु अलग अलग ले लिए, तो इनके भी आकार एक होंगे, आकृति एक होगी और रंग एक होगा, ये इन्होंने बताया। लेकिन अगर आप इसी पॉइंट का एक और पॉइंट बनाना चाहें, पॉइंट नंबर 6, तो वो क्या बन सकता है कि अगर अलग अलग परमाणु के सभी गुण अलग अलग होते हैं। सपोज मैं आपसे बात करूं कि आप Na और H के गुणों की तुलना कीजिए, तो भैया Na एक अलग परमाणु है, H एक अलग परमाणु है, इसलिए Na के गुण अलग होंगे और H के गुण अलग होंगे। समझ में आया बेटा, ये आपका हो गया कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। एक पॉइंट और पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6, फिर नियम को खत्म करते हैं। इन्होंने एक चीज ये बताई कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित भार होता है। इट मींस जो परमाणु भार होता है ना, परमाणु भार ही पदार्थ के मूल लक्षण होते हैं, मूल लक्षण होते हैं। मतलब परमाणु भार से ही हम पता लगा सकते हैं कि पदार्थ के जो परमाणु हैं वो एक ही प्रकार के हैं या फिर अलग अलग प्रकार के हैं। क्या बोला, प्रत्येक तत्व का एक निश्चित भार होता है, परमाणु भार ही पदार्थ के मूल लक्षण होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का अगर मैं परमाणु भार की बात करूं, एक होता है, तो मुझे दुनिया में एक परमाणु भार वाले जितने भी परमाणु मिलेंगे मैं उन सबको क्या बोल दूंगा, हाइड्रोजन बोल दूंगा। मैंने बात करी सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो मुझे दुनिया में जितने भी 11 परमाणु भार वाले पदार्थ मिलेंगे मैं उनको क्या बोल दूंगा, मैं उनको सोडियम बोल दूंगा। ठीक है ना। इस तरीके से अगर मैं Cl की बात करूं, Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसलिए इसका परमाणु भार जो होता है वो होता है 35.5। तो अगर इसका परमाणु भार 35.5 है तो दुनिया में मुझे 35.5 के जितने भी परमाणु मिलेंगे मैं उन सबको किस कैटेगरी में डाल दूंगा, क्लोरीन की कैटेगरी में डाल दूंगा, क्योंकि इनके ये जो NaCl और H है ये तो हमारे द्वारा बनाए गए प्रतीक है ना, रियल में तो ये सब गोल ही दिख रहे हैं ना, इस तरीके से
इस तरीके से गोल दिखेंगे, ये ही Na का परमाणु, ये हाइड्रोजन का, ये Cl का, ऐसे करके सब गोल दिख रहे हैं। तो पता कैसे लगाएंगे कि भैया उसकी शक्ल पे थोड़ी लिखा है कि तू Cl है, तू H है और तू Na है, ऐसा थोड़ी ना है। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि परमाणु भार ही पदार्थ के मूल लक्षण होते हैं। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित भार होता है, परमाणु भार ही पदार्थ के मूल लक्षण होते हैं। एक दो बातें इन्होंने और बताई थी, लेकिन डाल्टन के मॉडल के लिए इतनी बातें बहुत है आपके लिए, जिससे आप अच्छे से डाल्टन के मॉडल को समझ सकते हैं। तो बेटा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। अभी हमें इनकी पढ़ना है कमियां, ठीक है ना। क्या पढ़ना है अभी हमें इनकी? हमें पढ़ना है जॉन डाल्टन के मॉडल की कमियां। और वो कमियां हम कहां आकर पढ़ेंगे? हम आएंगे सन 1808 में है, हम वापस आएंगे कहां पर? अपने सन 2026 में। फिर हम बात करेंगे इनके मॉडल की कमियों की, ठीक है ना। तो जल्दी से बेटा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मारो। तो बेटा अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है डाल्टन के मॉडल की कमियां। अगर तुम डाल्टन के मॉडल की कमियां पढ़ना चाहते हो ना, तो सन 1808 से निकल के हमें कहां आना पड़ेगा? हमें भैया यहां से निकलना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा। और वापस कहां आना पड़ेगा? सन 2026 में हमने एंट्री ले ली। अब हम 1808 में नहीं है, हम सन 2026 में आ चुके हैं। अगर हमने सन 2026 में एंट्री ली है, तो भैया डाल्टन के नियम बनाने के बाद बहुत सारी खोजें हो चुकी हैं। आज हम इस चीज के बारे में जानते हैं। तो भैया अगर डाल्टन के मॉडल की कमी निकालनी है, तो कमी सन 1808 में थोड़ी ना निकलती, तब तो इनका मॉडल टॉप पर चल रहा था, कोई नहीं था टक्कर में, ठीक है। अब कमियां निकालते हैं। तो भैया देखो पहली कमी क्या बनती है। मैंने पहली कमी मैं आपको बताता हूं। सर डाल्टन ने बताया कि परमाणु ही पदार्थ का मूल कण है, परंतु आज हम जानते हैं कि पदार्थ का परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। देखो कितनी बढ़िया बात है। क्या बताया? डाल्टन ने बताया कि परमाणु ही पदार्थ का मूल कण है, परंतु आज हम जानते हैं कि पदार्थ का परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। समझ में आया भाई? कितनी मजेदार बात है। उन्होंने बोला कि ये पदार्थ है, ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, और उन्होंने बताया अगर इसका एक परमाणु मैं निकाल लूं तोड़ते तोड़ते, तो इस परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता, ये ही पदार्थ का मूल कण है। लेकिन भैया और साइंटिस्टों की हुई खुजली, वो आए, उन्होंने बोले है हम भी कुछ करके दिखाएंगे। उन्होंने बोला ना भैया ना, ये भी छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इनकी संख्या कई कई हो सकती है। ऐसा ना है कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन होगा। भैया एक ही परमाणु में हो सकता है प्रोटॉन 20 हो, 25 हो, इलेक्ट्रॉन भी 20 हो, 25 हो, और न्यूट्रॉन भी 20 हो और 25 हो, या 50 हो, या 60 हो, या 100 हो। समझ गए? तो ये बात डाल्टन की गलत हो गई। लेके चलता हूं आपको 1808 में, फिर एक्सप्लेन करता हूं यहां पे हमने क्या फर्क किया। तो देखो अभी जो मैंने सन 2026 में आपको सिखाया, उसमें मैंने कमियां क्या सिखाई। मैंने पहली कमी आपको क्या सिखाई कि भैया परमाणु जो है, इन्होंने बोला था, क्या बोला था इन्होंने ये बोला था कि परमाणु ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और जिसको एटम कहते हैं। फिर इन्होंने एक बात ये बोल दी कि परमाणु ही पदार्थ का मूल कण है, इसे अधिक छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता। यह बात हुई सन 1808 में। अभी जस्ट मैंने आपको सन 2026 में क्या बताया कि परमाणु जो है बेटा वो मूल कण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार 2026 में हम जानते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। यानी कि अब परमाणु मूल कण नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके मूल कण बन गए। ठीक है ना? इसीलिए इस वाले पॉइंट के कारण इनका मॉडल फेल हो गया। लेकिन इन्होंने जो ये वाली बात बताई थी कि परमाणु अति सूक्ष्म छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे एटम कहते हैं, ये बात करेक्ट थी, आज भी अग्री करते हैं। इन्होंने ये बोला था कि परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते, ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, ये बात भी आज भी सत्य है, क्योंकि परमाणु को किसी से हम बना नहीं सकते।
ठीक है ना। परमाणु खुद में नेचुरली पाए जाते हैं, उन्हें किसी से बनाया नहीं जा सकता। तीसरी बात इन्होंने बोली थी कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसमें विघटित नहीं होते हैं या नष्ट नहीं होते। यह भी सन 2026 में भी सच है, लेकिन 1808 में भी सच थी और सन 2026 में भी सच है। ठीक है बेटा, अब देखो वापस आ गए हम सन 2026 में और आपको फर्क समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया पीछे हमने क्या फर्क किया है। अब इतना करने के बाद में हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। पहले पॉइंट का तो फर्क हो गया, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट समझने के लिए जरा हम पीछे चलते हैं और एक पॉइंट इसका पढ़कर आते हैं सन 1808 में। एक बात इन्होंने बोली कि एक ही प्रकार के परमाणु के सभी गुण समान होते हैं। यह भी सत्य है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित भार होता है, परमाणु भार ही पदार्थ के मूल लक्षण होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से सन 2026 में। 2026 में एंट्री लेते हैं। चलिए, अब वापस एंट्री हो गई है हमारी सन 2026 में। और जो अभी पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया डाल्टन का, तो डाल्टन ने क्या बताया कि एक ही परमाणु के सभी रासायनिक गुण समान होते हैं, मतलब उनका भार समान होता है, उनका रंग, आकृति, आकार सब समान होता है, ऐसा बोला डाल्टन ने। तो डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने बताया कि एक ही परमाणु, एक ही पदार्थ के परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। परंतु आज हम जानते हैं कि एक ही परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। कितनी बढ़िया बात है। ये इन्होंने तो 1860 बता दिया कि एक ही पदार्थ के सभी परमाणु ले लेना, उनके रासायनिक गुण समान होंगे, और परंतु आज हम जानते हैं कि एक ही परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला मैं हाइड्रोजन लूं, ये सभी हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो इनका आकार, रंग, द्रव्यमान सब बराबर होगा, मतलब इन सबका परमाणु भार एक होगा। इन्होंने ऐसा बोल दिया, ठीक है ना, इन सबका परमाणु भार एक होगा, ऐसा बोल दिया इन्होंने। परंतु आज हम जानते हैं कि जो होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल से समझाने की बात करूं तो हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल अगर आप ले लो तो हाइड्रोजन के समस्थानिक खोजे गए, समस्थानिक, और साइंटिस्टों ने मेहनत की और खोजे समस्थानिक। मतलब हाइड्रोजन आज दुनिया में 3 रूपों में पाया जाता है, 1H1, 1H2 और एक होता है आपका 1H3। इसमें जो परमाणु का द्रव्यमान है ना, H में 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। ये साइंटिस्टों ने मेहनत करके खोजा और बताया कि हाइड्रोजन जो है वो खुद अब 3 रूपों में पाया जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इन्होंने बताया कि एक केस ऐसा होता है जब H का परमाणु भार 1 होता है, एक ऐसा होता है जिसमें 2 होता है, एक ऐसा होता है जिसमें 3 होता है। मतलब H के ही परमाणु अलग अलग द्रव्यमान में पाए जा रहे हैं। तो डाल्टन की वो वाली बात भी गलत हो गई, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है ना, समय के साथ चेंजेस जरूरी होते हैं, समय के साथ बदलना पड़ता है, हमें समय के साथ बदलना जरूरी हो गया है और हमेशा से ही था, हो क्या गया है यार, समय के साथ बदलना ही जीवन का नियम है। इसी तरीके से तो रिसर्च होती गई, समय के साथ नई नई खोजें होती गई। तो बेटा मैंने आपको डाल्टन का मॉडल समझा दिया है, मैं पहले साइड में, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जरा ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। तो आपके जिगरी सर ने पूरी कोशिश और शिद्दत से आपको यह नियम सिखा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, साथियों के साथ शेयर करना, जिससे वो भी केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर तुम्हारी तरह इस जिगरी सर के साथ आके पढ़ाई करना शुरू कर सके। मैं शिक्षक बाद में हूं, मैं टीचर बाद में हूं, मैं सर बाद में हूं, पहले तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा जिगरी हूं और तुम्हें ऐसे ही हमेशा सिखाता रहूंगा। तो बेटा इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।